Okay. Assalamu alaikum. This video is not about FSC biology. This video I am going to upload on the lovely request of my lovely student Bilal Hassan. Mendel's law of inheritance. Before going to explain Mendel's law of inheritance, I will explain a brief history of Mendel. Then I will explain on which factors Mendel made his study, and then I will explain the features why Mendel selected the pea plant. First of all, Mendel was a priest in Australia. Australia का member था. He studied on the principles of genetics, and we can also categorize him that he is a father of genetics. Mendel proposed that there are special factors in organisms. He studied on special factor. उसने कुछ special factor study किए और उसने कहा कि ये जो फैक्टर्स होते हैं यही है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कि किस तरह एक जो ट्रेट है पर्टिकुलर ट्रेट और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा है। और फिर उसने बाद में क्या कह दिया इन स्पेशल फैक्टर्स को उसने जीन का नाम दे दिया। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर स्टडी। उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और बाद में उसने अपनी डिफरेंट पब्लिकेशन में ये बताया था कि उसने मेंडल ने ये पी प्लांट को चूज़ क्यों किया था। उसने कहा था कि कुछ फीचर्स होती हैं ये सारे फीचर जिस ऑर्गेनिज्म में मौजूद थे उसने उस प्लांट को सिलेक्ट कर लिया था। पहला फीचर क्या था कि नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि उस पर स्टडी जो है वो अच्छी हो सके, तो वो पी प्लांट के अंदर मौजूद थे। सेकंड उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होने चाहिए। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मीन्स क्या होगा कि इसमें ऐसे ट्रेड होंगे जिनका आपस में हम कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे कि एक अगर उसने प्लांट को सिलेक्ट किया था कि प्लांट की अब जो है हाइट वो क्या होगी, टाल होगी या डवार्फ होगी। अब ये टालनेस या डवार्फनेस क्या है, ये दोनों हमारे पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। उसने कहा था जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगे उसको वो चूज करेगा, तो उसने इसलिए पी प्लांट को चूज किया। और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उसने कहा था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट जो है उसी की एंथर से क्या होना, पोलन ग्रेन्स का उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर चले जाना, दिस इज नाउन एज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसने कहा था कि पहली जो पॉसिबिलिटी ये है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो मस्ट होनी चाहिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी जो है पॉसिबल हो सकती है। थर्ड फीचर ये उसने बताया। फोर्थ में उसने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो एक तो शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। क्योंकि अंडरस्टूड फैक्टर है कि जिस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होती है विद इन टाइम शॉर्ट टाइम पीरियड, उस पर स्टडीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये चारों के चारों जो फीचर्स थे ये पी प्लांट के अंदर मौजूद थे, तो उसने पी प्लांट को इसलिए चूज़ कर लिया था। और यही मेन जो चीज़ थी उसका जो पहले जो चूज़ करने का जो ऑर्गेनिज्म उसने चूज़ कर लिया था वही एक क्या था, बेस्ट था, जिसकी वजह से उसको अपने वर्क में बहुत जो है कामयाबी मिली थी। एक तो मेन रीज़न ये थी और दूसरी रीज़न ये थी कि उसने जो अपने रिजल्ट्स दिए थे एक्सपेरिमेंट के उसने कोई ऐसा थ्योरी की फॉर्म में नहीं दिए, उसने बल्कि क्या किया, मैथ के स्टेटिस्टिक्स के डिफरेंट रूल्स को अप्लाई किया और रेशो की फॉर्म में अपने रिजल्ट प्रेडिक्ट किए, जिसकी वजह से उसका ये जो काम था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ये तो थी जिस सिलाई मेंडल की जो ब्रीफ हिस्ट्री थी वो मैंने आप लोगों को बताई है कि उसके बाद स्पेशल फैक्टर्स को जीन जो उसने कहा था कि ये जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। देन उसने अपने ये बताया कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है पी प्लांट में मौजूद जिसकी वजह से उसने उनको सिलेक्ट किया। और एट द एंड पैराग्राफ में बस यही बताया जा चुका है कि उसका जो वर्क था वो कामयाब सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि तो उसका जो ऑर्गेनिज्म था वो परफेक्ट था, सेकेंडली उसने स्टेटिस्टिक्स के रूल्स को अप्लाई किया था जिसकी वजह से वो कामयाब हो गया। आगे उसने दो लॉ दिए थे, मेंडल लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन पहले हम देख लेते हैं। अब सिग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सेपरेट हो जाना। यहाँ पे हम लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें किसी एक ट्रेड की ही स्टडी की जाती है। मेंडल स्टडी दी इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट, उसने सीड शेप को लिया, ठीक है, उस पर स्टडी की। इस पर्पस के लिए उसने क्या किया, क्रॉस करवाया टू प्लांट्स का और उन दोनों प्लांट्स के अंदर क्या मौजूद थे, कंट्रास्टी ट्रेड मौजूद थे। उसने कैरेक्टर एक लिया, सीड शेप
उसने सिर्फ स्टडी की थी, करेक्टर उसने दो नहीं लिए, उसने करेक्टर सिर्फ एक लिया और उस करेक्टर के आगे दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे कि सी की जो शेप थी वो राउंड भी हो सकती थी और रिंकल भी हो सकती थी, ठीक है। इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, करेक्टर एक होता है, ट्रेड जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग दो ऑपोजिट होते हैं। उसने यहाँ सिर्फ एक करेक्टर की स्टडी की थी, तो इस क्रॉस को हम क्या कह देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देंगे। फिर मेंडल ने क्रॉस करवाया ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का भी ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट, ठीक है। आगे हम फर्दर देखेंगे मजीद क्रॉसेस के अंदर। देखें, राउंड जो होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, ठीक है, राउंड और येलो। ये देखो अब डिफरेंट सीड शेप बताई हुई है यहाँ पे, पहले उन्होंने बताई हुई है कि सीड की जो शेप है वो राउंड भी हो सकती है, सीड शेप रिंकल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ना ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो कि पी प्लांट के अंदर मौजूद थे, और उसने मेंडल ने इस पूरे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड के ऊपर स्टडी की और हर बार उसका रिजल्ट क्या आया था, सेम आया था। अब देखो ये सीड क्या शेप देखिए आप, ये क्या है, राउंड है, ठीक है, और ये क्या है, रिंकल है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट आगे कलर के बारे में बताया हुआ है, फ्लावर कलर के बारे में बताया हुआ है, पहले सीड कलर के बारे में, फ्लावर कलर के बारे में कि पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। उसके बाद फली की जो होती है शेप वो किस तरह की हो सकती है, फली का कलर किस तरह का हो सकता है, फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। टर्मिनल होता है ये देखिए, ये बिल्कुल एंड पे होता है, और एक्सियल ये देखिए ये बिल्कुल स्टेम के साथ इस जगह ये लोकेशन होती है, एक्सियल पोजीशन ये वाली, ठीक है। या फिर उसने बताया था कि लेंथ हाइट क्या होगी, लॉन्ग होगी या फिर शॉर्ट होगा। ये पूरे 7 कंट्रास्टिंग जो ट्रेड्स थे ये पी प्लांट के अंदर मौजूद थे और सातों पे स्टडी की थी। लेकिन अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो चीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कौन सा करेक्टर हम यहाँ पे चूज किया है, सीड शेप का, कि सीड शेप एक ऐसा प्लांट है जिसकी सीड की शेप राउंड है और एक ऐसा प्लांट है जिसकी सीड की शेप रिंकल है, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करते हैं। देखें, अब पहले जनरेशन जो होती है पेरेंटल जनरेशन होती है। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें हमने कौन कौन से लिया हुआ था प्लांट, एक ऐसा जिसकी सीड की शेप क्या थी, राउंड, और दूसरा क्या था, रिंकल। दोनों को हमने क्या करवाया, आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के नतीजे में सारे के सारे जो आए थे वो क्या आए थे, राउंड आए थे। राउंड जो प्लांट्स सीड वाले जो प्लांट्स थे वो बने थे। इस पहले जनरेशन को हमने क्या नाम दे दिया, F1 जनरेशन का नाम दे दिया। फिर हमने इस F1 जनरेशन को क्या करवाया, इनका सेल्फ क्रॉस करवाया। देखिए F1 क्रॉस F1, मतलब राउंड वालों के साथ क्रॉस करवाया, तो उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह की जनरेशन आई थी। 75% क्या थी, राउंड थी, और 25% क्या थी, रिंकल थी। अब पहले जनरेशन को हमने F1 कहा था, फीलियल जनरेशन, एफ स्टैंड फॉर फीलियल, फीलियल जनरेशन हमारे पास 1 थी और 2, ये हमारे पास क्या बेसिक रिजल्ट आ गए कि 75% क्या होंगे, राउंड होंगे, और 25% क्या होंगे, रिंकल होंगे। अब ये जो सारे राउंड बन रहे हैं या यहाँ पे राउंड और रिंकल दोनों बन रहे हैं, इनको हम आगे फर्दर अल्फाबेटिकली देखते हैं, तब आप लोगों को मजीद समझ आएगा। देखें, पेरेंट जनरेशन, एक राउंड एक रिंकल। राउंड के लिए हमने क्या यूज कर लिया, अल्फाबेट डबल कैपिटल आर, ठीक है। रिंकल के लिए डबल स्मॉल आर, क्रॉस करवाया, यहाँ से एक कैपिटल आर आया, यहाँ से एक स्मॉल आर आया, दोनों ने मिल गए, तो यहाँ पे देखें क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे राउंड कैसे बन गए, हालांकि यहाँ पे तो कैपिटल आर भी था और स्मॉल आर भी था। बात ये होती है कि दो तरह के अलील होते हैं, एक ये अब पूरी ये क्या है, एक जीन है, ठीक है। एक जीन की कितने अलील होती हैं, दो अलील होते हैं। ये आप लोगों ने ना पहले ये पढ़ लिया होगा ना इंट्रो में चैप्टर के, तो वो अलील जो कि डोमिनेंट होती है वो क्या करती है, वो हाइड कर देती है रिसेसिव वाले के एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे डोमिनेंट अलील कौन सी है, कैपिटल आर है, और रिसेसिव अलील कौन सी है, स्मॉल आर है। तो किसका एक्सप्रेशन यहाँ पे शो होगा, डोमिनेंट का होगा, आर का होगा ना। तो इसलिए ये जो कंडीशन डिवेलप हो गई है कि कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है, इस कंडीशन में हमेशा कैपिटल आर का जो है एक्सप्रेशन वो शो होता है, स्मॉल आर का क्या हो जाता है, वो मास्क हो जाता है। तो इसीलिए सारी की सारी जो जनरेशन यहाँ बनी थी वो क्या बनी थी, राउंड बनी थी। अब इस राउंड जनरेशन का हमने करवाना है सेल्फ क्रॉस। देखें कैसे करवा रहे हैं, F1 क्रॉस F1, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों हमारे पास क्या थे, राउंड जनरेशन थी। यहाँ से भी एक कैपिटल आर आ गया, एक स्मॉल आर आ गया, यहाँ से भी कैपिटल आर और यहाँ से भी स्मॉल आर। अब ये हमारे पास गैमेट्स बन गए हैं, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब इनको हमने अरेंज कर लेना है पुनर्ट स्क्वायर में। पुनर्ट स्क्वायर में आगे आप लोगों को बताती हूँ कि ये साइंटिस्ट के नेम पे स्क्वायर दिया गया था ताकि मेंडल्स के जो लॉज के जो रिजल्ट थे उनको बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सके। अब यहाँ से आने वाले जो गैमेट्स थे उनको हमने इस हॉरिजॉन्टल वे में लिख लिया, जो यहाँ से आए थे उनको वर्टिकल में लिख लिया। अब क्रॉसिंग करवानी है, देखते हैं। कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करो, ये कंडीशन बन गई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कंडीशन बन गई। ये वाला स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल आर, ये कंडीशन डेवलप हो गई, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, यहाँ पे ये रिंकल। अब देखिए तीन तो बन गए हमारे पास राउंड,
तो हम इन तीन को क्या कह दिए कि 75% हमारे पास चांस किस चीज़ का आ गया, राउंड सीड आ गए, ठीक है। और 25% क्या आ गए हमारे पास, रिंकल आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे दोनों डबल आ रहा है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। जब दोनों अलील जिनकी सेम होती है ना तो वो होमोजाइगस कंडीशन होती है। और ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर और ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलील क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जो है एक्सप्रेशन तो राउंड का ही शो होगा ना, क्योंकि डोमिनेंस अलील जो होती हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं और रिसेसिव अलील का तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, राउंड, और एक बन रहा है रिंकल। तो रेशो क्या बन जाएगी, 3:1 बन जाएगी। तो ये है हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो सारा कुछ सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। वैसे मैं रीड कर देती हूँ। ऑल रिजल्टिंग सीड ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। तो जैसे हमने देखा, इनको हमने क्रॉस करवाया तो रिजल्टिंग जनरेशन के सारे जो ऑर्गेनिज्म वो क्या थे, राउंड थे। मेंडल डिक्लेयर दैट ट्रेड राउंड सीड एज अ डोमिनेंट। राउंड सीड को उसने क्या कह दिया, डोमिनेंट कह दिया, और डिंकल सीड को उसने रिसेसिव कह दिया। द फॉलोइंग ईयर मेंडल प्लांटेड दी सीड एंड अलाउड द न्यू प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज। फिर उसने क्या किया, पहले उसने राउंड लिया, टिंकल लिया, राउंड वाज डोमिनेंट एंड टिंकल वाज रिसेसिव, क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब हो गई उसको क्या करवाया, उसने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद सारे के साथ जनरेशन क्या बनी थी, राउंड बने थे। फिर उसने इन राउंड प्लांट्स के आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी, ठीक है। तो अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन करवाई तो उसको नतीजे में क्या बने, जो जनरेशन आई थी वो उसमें क्या हुए हैं, 75% राउंड बने हैं और 25% रिंकल बने हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। ये सारा यहाँ पे ये लिखी हुई है बात, आप इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह जैसे हमने ये सीड शेप के लिए हाथ से परफॉर्म किया ना, इसी तरह हम जो है ट्रू ब्रीडिंग जो टार प्लांट्स होते हैं ना उनका क्रॉस भी करवाएं तो सेम इसी तरह उनके भी रिजल्ट बिल्कुल ऐसा सच ही आते हैं, कोई चेंज नहीं आता, हमेशा 3:1 ही आनी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। कि जो 3 होंगे वो क्या होगा, डोमिनेंट करेक्टर होगा, और जो 1 होंगे वो क्या होंगे, रिसेसिव करेक्टर होंगे। तो मेंडल ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या दिया, मेंडल कंक्लूड दैट द ट्रेड्स अंडर द स्टडी वर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट फैक्टर। उसने कहा था कि जिन ट्रेड की हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, कुछ खास फैक्टर जो हैं उनको इनकोड कर रहे हैं। उनको फैक्टर कौन सी हैं जी, वो जीन है, ठीक है। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन आर प्रेजेंट इन पेयर, जीन पेयर के फॉर्म में मौजूद होती है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जीन मतलब जो जीन की जो अलील्स होती हैं, अब देखो ना यहाँ पे ये आर आर ये एक जीन है, ठीक है। अब कैपिटल आर एक अलील है, स्मॉल आर एक अलील है। अब इन दोनों ने क्या होना है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दौरान दोनों ने अलग अलग होना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते गैमेट्स बने थे ना, तो यहाँ पे ऊपर ये एक जीन थी और ये एक जीन थी। एक जीन के कितने पार्ट थे, 2 थे ना, 2 अलील थी ना। ये दोनों क्या हुई हैं, अलग अलग हुई हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर भी दोनों क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो वो कहना ये चाह रहा है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो जीन के जो दोनों पेयर हैं वो सीग्रीगेट अलग अलग होती हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। एंड ईच गैमेट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर। तो हर नया बनने वाला गैमेट क्या करता है, जो बन रहे वाला गैमेट है वो क्या करता है, एक जीन का जो पेयर है वो एक से रिसीव करता है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे आर आर यहाँ पे आ गया, आर आर यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, व्हेन द गैमेट ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स यूनाइट, जब अब ये मेल कर लें आप और ये फीमेल कर लें, जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं, द रिजल्टिंग ऑफ सफरिंग अगेन गेट्स द जीन एंड पेयर। तो अब पहले तो ये अलग अलग हो गए थे ना, लेकिन अब फिर से क्या हुआ, जब मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट हुए दोबारा से जो है पेयरिंग हो गई ना, ये देखिए अब यहाँ पे सारे के सारे पेयर फॉर्म में दोबारा से अरेंज हो गए न्यू बनने वाले इंडिविजुअल के अंदर। तो इस चीज को लॉ ऑफ हम सिग्रीगेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये इसका बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ है, लेकिन आप लोगों को बस ओवरव्यू दिया है, थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए बताया है। उसके बाद आते हैं जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मीन क्या होता है कि खुद ब खुद हो जाना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना। तो मेंडल ने अब यहाँ इस जो है लॉ के अंदर उसने 2 ट्रेड पे स्टडी की थी, एक पे नहीं की थी। उसने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे और इसलिए उसने यहाँ पे इस क्रॉस को कह दिया ये हमारे पास कौन सा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सीड ट्रेड। उसने यहाँ पे शेप को भी देखा, उसने यहाँ पे कलर को भी देखा। शेप क्या हो सकती है सीड की, या तो वो राउंड होगी या रिंकल होगी। और कलर क्या हो सकता है सीड का, या येलो होगा या ग्रीन होगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, राउंड सीड को उसने क्या लिया, राउंड सीड को उसने ले लिया यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर, उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। और उसके बाद रिंकल को ले लिया उसने,
एज ए रिसेसिव कैरेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर से, ठीक है। सिमिलरली येलो सीड के लिए उसने क्या यूज किया, कैपिटल वाई, और जो हमारे पास ग्रीन सीड उसके लिए क्या यूज किया उसने, स्मॉल वाई। यहाँ पे राउंड सीड और येलो कलर ये डोमिनेंट है, और यहाँ पे जो रिंकल सीड शेप और ग्रीन जो कलर है सीड का ये क्या है, रिसेसिव है। मेंडल क्रॉस टू ब्रीडिंग प्लांट दैट हैड ए राउंड येलो सीड। अब उसने वो प्लांट लिया जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर क्या थे, डोमिनेंट थे, ठीक है। इस प्लांट को क्या बोल रहे हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोल रहे हैं। राउंड येलो सीड वाला एक प्लांट था कि उसका सीड कलर क्या था, येलो था, और शेप क्या थी, राउंड थी। उसको उसने, अब उसके लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर किस चीज को शो करेंगे, राउंड की जो है सीड की राउंडनेस को, और कैपिटल वाई किसी को शो कर रहा है, सीड के कलर को, दैट इज येलो, ठीक है। अब ये एक प्लांट है, राउंड येलो सीड एक प्लांट, उसकी उसने उस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जिसके सीड की शेप क्या थी, रिंकल थी, और सीड का कलर क्या था, ग्रीन था। दो प्लांट आ गए, पहले वाले प्लांट का सीड की शेप राउंड थी और कलर येलो था, दूसरे प्लांट की सीड की शेप रिंकल थी और कलर क्या है, ग्रीन है। दोनों को लिए कंडीशन हमने लिख ली, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या बनेगी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों को हमने करवा लेना क्रॉस। क्रॉस करवाने के नतीजे में बनती है पहले नंबर पे F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सब सारे के सारे क्या हमारे पास मिलेंगे, हमें राउंड येलो मिलेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो हम देख लेते हैं जी। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन सेम एज केस, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, क्रॉस करवाया, यहाँ से क्या क्या, एक आर आया यहाँ से और एक कैपिटल वाई आ गया, यहाँ से एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों आपस में मर्ज हुए, इन्होंने क्या बना दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो स्मॉल आर भी है स्मॉल वाई भी है, लेकिन उसके बावजूद इनको सिर्फ राउंड येलो ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे राउंड के लिए कैपिटल आर का वर्ड यूज हुआ है और येलो के लिए कैपिटल वाई का वर्ड अल्फाबेट यूज हुए हैं। तो आप लोगों को पता है कि दोनों राउंड और येलो जो चीज़ है ये दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील हैं। तो इन डोमिनेंट अलील ने क्या कर दिया है कि जो हमारे पास रिंकल वाले हैं रिसेसिव वाले हैं उनके एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए सारी जनरेशन क्या बनी है, वो F1 जनरेशन बनी है, ठीक है। F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या है, राउंड येलो हैं, और राउंड येलो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील ने क्या कर दिया है, रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया है। अब क्या करवाना है, F1 जनरेशन बन गई, इस F1 जनरेशन का आपस में क्या करवा देना है, सेल्फ क्रॉस, ठीक है। देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन्हें करवा दिया सेल्फ क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस के नतीजे में क्या हुआ, यहाँ से चार तरह के गैमेट्स बन गए और यहाँ से भी चार तरह के गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब गैमेट्स जो थे एक वाले वो हमने यहाँ लिख लिया और एक दूसरे वाले को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है और ये पूरा का पूरा पूर्ण स्क्वायर ड्रा कर लेना है, ठीक है। इस एक को पहले पकड़ना है, इन चारों के साथ कर लेना है, फिर इस दूसरे को पकड़ना है, इन चारों के साथ करके यहाँ लिखते जाना है, तीसरे को, फिर चारों के साथ, चौथे को, फिर चारों के साथ, पूरा ये एक स्क्वायर डेवलप हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा देखिए आप लोग यहाँ पे गैमेट्स बने कैसे थे, पहले एक मरतबा कैपिटल आर के साथ एक मरतबा कैपिटल वाई आ गया, फिर कैपिटल आर के साथ क्या आ गया, स्मॉल वाई आ गया। फिर अब कैपिटल आर को हमने कर लिया हल, अब स्मॉल आर को देख लेते हैं, स्मॉल आर के साथ क्या आ गया, एक मरतबा कैपिटल वाई आ गया, और स्मॉल आर के साथ एक मरतबा स्मॉल वाई आ गया। सेम चार जिस तरह इसके गैमेट्स बने हैं यहाँ पे भी चार ऐसे ही बनते हैं। फिर बाद में मेल फीमेल गैमेट की जो होती है फ्यूजन होती है, तो बाद में जो है इनकी डबलिंग फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये हो गया, ये हमारे पास पुनर् स्क्वायर तो आ गया। अब F1 सीड को हमने ग्रो करवाया प्लांट में, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उन्हें करवा ली, क्रॉस से सीड प्रोड्यूस हुए, उन्हें चार फिनोटाइप थी, चार तरह की फिनोटाइप हमारे फिनोटाइप का मतलब मैंने पहले बताया है ना कि फिजिकल जो अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जब देखा गया तो उसमें जो 315 थे वो राउंड येलो सीड थे, 108 राउंड ग्रीन थे, 101 रिंकल येलो सीड थे, और 32 जो थे वो हमारे पास क्या थे, रिंकल ग्रीन सीड्स थे। तो रेशो क्या बन गई इनकी, 9:3:3:1। अच्छा उन्होंने ये तो यहाँ बता दी सारी चीजें, अब उन्होंने ये रेशो किस तरह कैलकुलेट की ये मैं आपको बताती हूँ। देखो राउंड येलो पहले काउंट करते जाते हैं कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं कैपिटल आर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज राउंड येलो। यहाँ पे भी देखना है, बस जहाँ पे अगर एक मरतबा कैपिटल आर और एक मरतबा कैपिटल वाई आ रहे हैं ना, समझ जाए कि वो राउंड येलो है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, राउंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, राउंड येलो। यहाँ पे कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी, दिस इज आल्सो राउंड येलो। टोटल यहाँ पे कितने हो गए पहली रो में, चार। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, सेम ये भी हमारे पास पांचवा आ गया। यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये भी राउंड है। कितने हो गए हैं, 5 6 हो गए हैं, पहले 4 थे फिर ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। यहाँ पर भी राउंड येलो 7, उसके बाद
यहाँ पे ये देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हो गए हमारे पास, 8। नेक्स्ट इस कंडीशन में यहाँ पे देखें ये हो गया 9। तो 9 जो यहाँ पे उन्होंने ये शो किया है, तो ये 9 कितने कौन है यहाँ पे, राउंड येलो है, ठीक है। आगे अब हमने देखना है कि राउंड येलो के, अब ये राउंड येलो हमने बता दिया 9 है। उसके बाद देखते हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन के लिए क्या होना जरूरी है, कैपिटल आर का होना जरूरी है, वो देखना है हमने। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है ना, चाहे वाई दोनों छोटे भी हैं वो होते रहे, लेकिन कैपिटल आर का होना जरूरी है। दिस इज राउंड ग्रीन। दिस, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी कैपिटल आर है, ये भी राउंड ग्रीन। दिस इज आल्सो राउंड ग्रीन। लेकिन बस ये 3 है। तो राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है, तो हमने क्या लिख लिया, 9:3 लिख लिया। उसके बाद आते हैं जी जी, हम आ जाएंगे रिंकल येलो पे। रिंकल येलो के लिए क्या होना जरूरी है, कैपिटल वाई का होना मस्ट है, चाहे आर दोनों छोटे होते रहे। कैपिटल वाई वाले दिखते हैं रिंकल येलो, ये रिंकल येलो जी। दिस इज कैपिटल वाई, यहाँ पे है, यहाँ पे कैपिटल वाई है 2 हो गए, और यहाँ पे कैपिटल वाई है यहाँ पे 3 हो गए। तो रिंकल येलो वाले भी कितने हो गए जी, 3 हो गए। ये 9:3 हमने बना ली। अब एक रह गया, एक को भी देखते हैं। एक कौन सा होएगा, जाहिर सी बात है एक ही रह गया ना, रिंकल ग्रीन सीड। तो रिंकल ग्रीन सीड के लिए क्या होना जरूरी है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो दिस इज रिंकल ग्रीन। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो बनी है वो 9:3:3:1 बनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, सेकंड लॉ के रिजल्ट्स आ गए। सेकंड लॉ के रिजल्ट क्या थे, 9:3:3:1। और जो फर्स्ट लॉ था उसके हमारे पास रिजल्ट थे 3:1, दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास मेंडल्स के 2 लॉ थे जिनका बहुत ही ज्यादा ब्रीफली मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुनर्ट स्क्वायर के बारे में मैं बताती चलूँ कि पुनर्ट स्क्वायर वो डायग्राम है जिसको हम यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए आउटकम ऑफ क्रॉस, मतलब क्रॉसेस के जो रिजल्ट्स होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट होते हैं। इसका नाम रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट R.C. पुनट, इंग्लिश मैथमेटिशियन था ये। अब इसमें गैमीट्स जो होते हैं दोनों पेरेंट्स के वो हम ले लेते हैं, मेल की हम यहाँ पे ले रहे हैं या फीमेल की हम यहाँ पे ले लेती हैं, सेटअप कर लेती हैं, और फिर उनको क्या कहते हैं एक बॉक्स के जरिए जो उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाती हैं, और फिर जितने भी रिजल्टिंग कम्बिनेशन होती है उनको हम अंदर की तरफ लिख लेती हैं, ठीक है। ये बस आप लोगों ने बस रीड आउट कर लेने। मेंडल एक्सप्लेन देयर टू ट्रेड्स। अब इन 2 ट्रेड की स्टडी की थी ना कि सीड शेप और सीड कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर। अच्छा अब उसने ऊपर राउंड येलो लिया था। अब होना तो ये चाहिए था ना कि सारे जो बनते राउंड येलो इकट्ठा आता, कहीं पे येलो या राउंड जो थे वो अलग अलग ना होते, लेकिन ऐसा तो नहीं ना हुआ। वो जो राउंड थे जो सीड वो ग्रीन के साथ भी आ गए थे, और जो रिंकल थे वो येलो के साथ भी आ गए थे। मतलब ये यहाँ पे कोई, आप कह सकते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि कोई वो कंडीशन नहीं लगा रहा कि ये दोनों जो चीजें थी ना, सीड की शेप और सीड की कलर की, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं थी। जो मर्जी से हो जाए, सीड की शेप हो जाए, कलर दूसरा चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर राउंड है उसका हमेशा कलर येलो ही रहना है, ऐसा उसने कहा था कि ये चीज नहीं है। द सिग्रीगेशन ऑफ आर एंड स्मॉल आर अलील, जो अलग अलग हुई थी, कैपिटल आर स्मॉल आर आर जो है अलग अलग हुई थी, वो इंडिपेंडेंटली हुई थी, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही थी। वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई की जो सिग्रीगेशन पे वो डिपेंड कर ही नहीं रही थी, वो क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंटली जो सिग्रीगेट हुई थी। और फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूड्स, ने यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया कि दैट डिफरेंट ट्रेड आर इनहेरिटेड इन इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। उनकी जो होती है सेग्रीगेशन होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं है। उस प्रिंसिपल को उसने क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट की जो नई जो अलील एजॉर्ट होती हैं आगे आके वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली ही एजॉर्ट करती हैं। इसकी स्टेटमेंट आप किस तरह दे सकते हैं, द अलील ऑफ जीन पेयर। अलील के, अब एक जीन पेयर जो है उसके जो अलील हैं वो सिग्रीगेट होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गैमेट्स के अंदर, इंडिपेंडेंटली होते हैं फ्रॉम द अलील ऑफ द अदर जीन पेयर, ठीक है। मतलब जैसे आर आर ये एक जीन है और कैपिटल वाई अलग है। तो अब ये दोनों थी, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर ये और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जो दोनों जीन, 2 जीन है ना हमारे पास, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, दोनों जीन की ये जो हमारे पास ये जीन है इनकी जो अलील है ये क्या हुई थी, इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट हुई थी। ये कोई मकसद जरूरी नहीं था कि अगर आर जहाँ कैपिटल आर जा रहा है वहां मस्त कैपिटल वाई ही जाना चाहिए, नहीं। ये हमारे पास ये जरूरी कंडीशन थी नहीं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट बोलते हैं। कि एक जो जीन पेयर है उसकी जो अलील है वो इस तरह इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट होती हैं कि वो दूसरे की जीन पेयर के अलील को कुछ भी इसको इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 मेंडल के लॉ जो आपको मैंने बता दिए हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।